अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन 2.4 व्हिच इज एल्गोरिथम एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। आज की क्लास में हम लोग एल्गोरिथम्स को डिस्कस करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को ही हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट अ टास्क। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्रिएट करते हैं और उसको हम लोग वन बाय वन फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग किस तरह से एल्गोरिथम को डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे कि हम लोग नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू भी एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, जो कि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होती है। इसके अलावा हम लोग सूडो कोड के थ्रू भी एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। सूडो कोड बेसिकली सेमी नेचुरल लैंग्वेज होती है। मतलब वो मिक्स होते हैं, कुछ उसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे होते हैं और कुछ उसके अंदर प्रोग्रामिंग के वर्ड्स आते हैं। फ्लो चार्ट के थ्रू भी हम लोग एल्गोरिथम को क्रिएट कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू भी हम लोग एल्गोरिथम को क्रिएट कर सकते हैं। एल्गोरिदम आर द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। एल्गोरिदम बेसिकली क्या बेस है, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एल्गोरिदम को डिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ कि गुड एल्गोरिदम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं कि द फर्स्ट वन इज इनपुट। अब जो गुड एल्गोरिदम होता है वो क्या करता है, एक या एक से ज्यादा वैल्यू एज द इनपुट ले रहा होता है और कंप्यूटर क्या करता है, उन वैल्यूज को यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें टू नंबर्स को ऐड करना है तो हम लोग दो नंबर एज अ इनपुट कंप्यूटर को देंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग एक नंबर दे देते हैं 5 और एक नंबर देते हैं 3। आउटपुट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मतलब जो गुड एल्गोरिथम होता है वो क्या करता है, एटलीस्ट वन रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अब रिजल्ट हम लोग आउटपुट को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग दो नंबर ऐड कर रहे थे 5 और 3, तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, 8। मतलब गुड एल्गोरिथम वो होता है जो कि एटलीस्ट वन रिजल्ट प्रोड्यूस करे, जैसे कि इस केस में उसने 8 रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट वन इज डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस का क्या मतलब है कि हर स्टेप एल्गोरिथम का क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं एल्गोरिथम के अंदर, ऐड 5 टू द नंबर। इट्स मीन कि ये बिल्कुल क्लियर है, हमें समझ आ रही है कि नंबर के अंदर हमें क्या करना है, 5 को ऐड करना है। नेक्स्ट वन इज फाइनाइटनेस। मतलब जो हम लोग एल्गोरिथम के अंदर स्टेप्स लिख रहे हैं वो लिमिटेड होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, किसी ना किसी पॉइंट पे जाके रुकने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एल्गोरिथम चलता रहे, किसी भी पॉइंट पे जाके रुके नहीं। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि जितने भी स्टेप्स हैं वो सिंपल होने चाहिए, इजी टू परफॉर्म होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए। मतलब हम लोग ऐसे स्टेप्स लिखें जिनको हम लोग परफॉर्म भी कर सकें, जिनको हम लोग एग्जीक्यूट भी कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन हम लोग लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई टू नंबर्स 4 एंड 5। ठीक है, अब ये जो दो नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इट्स मीन कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो प्रैक्टिकल है, हम इजीली उसको परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, फाइंड ऑल नंबर इन द यूनिवर्स, के यूनिवर्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनको आप फाइंड आउट करें। क्या ऐसा पॉसिबल है कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनको हम लोग फाइंड आउट कर लें? नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जनरलिटी। जनरलिटी का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम आया और उसके लिए हम लोग एक एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं। तो जो एल्गोरिथम हम लोग डिजाइन करें, अगर सिमिलर प्रॉब्लम हमारे पास दोबारा आ जाता है कि जिस प्रॉब्लम को अभी हम लोग सॉल्व करें उसी जैसा कोई और प्रॉब्लम आ जाता है, तो अभी जो हम लोगों ने एल्गोरिथम डिजाइन किया है वही एल्गोरिथम हम लोग सिमिलर प्रॉब्लम के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक एल्गोरिथम बनाया है जो कि क्या करता है, टू नंबर्स को ऐड करता है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक एल्गोरिथम बनाया था जो कि 2 और 3 को ऐड करता है। अगर हम लोग इनपुट चेंज भी कर दें, लाइक 100 + 200 कर दें, तो वो एल्गोरिथम वर्केबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या क्या रोल है एल्गोरिथम के प्रॉब्लम सॉल्विंग में? एल्गोरिथम क्या करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड, फास्ट और एक्यूरेट वे में। ठीक है, ये अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स की हेल्प करता है कि वो जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन बिफोर कोडिंग। एल्गोरिथम क्या करता है, आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे ये होता है कि अभी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं की होती, अभी हमने कोडिंग नहीं स्टार्ट की, बल्कि उससे पहले क्या करता है, ये हमें जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है जिसको हम लोग वन बाय वन फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कैलकुलेटर प्रोग्राम क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एल्गोरिथम लिखेंगे। अब एल्गोरिथम के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे, रीड टू नंबर्स, ऐड देम, डिस्प्ले द रिजल्ट। अब देखिए ये हमारे पास क्या एक एल्गोरिथम है जिसको हम लोग वन बाय वन फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंट, सेव टाइम एंड मेमोरी। अब जो गुड एल्गोरिथम होता है वो क्या करता है, वो सोल्यूशन को क्विकली फाइंड आउट करता है और ये बहुत ट्राई करता है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी यूज हो रही है वो कम से कम हो।
इसके अलावा ये प्रोग्राम्स को जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं उनको फास्टली रन करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें टीचर ने कहा है कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो अली नाम का स्टूडेंट है उसको आपने फाइंड आउट करना है क्लास लिस्ट में से। फॉर एग्जाम्पल ये काम अगर हम लोग एल्गोरिदम के बगैर करें, विदाउट एल्गोरिदम हम लोग इसको परफॉर्म करें, तो हमें क्या करना होगा कि हर नाम को वन बाय वन चेक करना होगा कि अली नाम कौन सा है। ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल हम लोग यही काम एल्गोरिदम के थ्रू करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी नाम हैं उनको हम लोग अरेंज कर लेंगे एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हमें जो है वो ज़्यादा इजी हो जाएगा कि हम लोग अली नेम को सर्च कर लें, क्योंकि हमें पता होगा कि स्टार्ट में ही अली आ रहा है क्योंकि वो ए से स्टार्ट हो रहा है और हमने उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर ली। नेक्स्ट वन इज ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क। मतलब जो एल्गोरिथम होता है वो कंप्यूटर को अलाउ करता है कि हम लोग सेम टास्क रिपीटेडली परफॉर्म करें विदाउट ह्यूमन एफर्ट। जिससे क्या होता है कि आपका टाइम भी सेव हो जाता है और मिस्टेक्स भी बहुत कम आती है। जैसे एटीएम है, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस काउंट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने पैसे निकाले हैं एटीएम से, जितने बाकी रह गए वो वहां पे जो है जो भी इसकी अमाउंट होती है उसको आपको शो करवा देता है विद आफ्टर डिडक्शन। मतलब जितने पैसे उसने डिडक्ट करने हैं, डिडक्ट करने के बाद जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट है वो शो करवा देगा। नेक्स्ट वन इज ब्रेक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर वन। मतलब जो लार्ज और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होते हैं उनको स्मॉल और मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इससे क्या होता है कि आप इजीली अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो ऑनलाइन टिकट बुक करवानी है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास एक प्रॉब्लम है और उसको आपने क्या किया, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और वन बाय वन आप हर पार्ट को सॉल्व कर लोगे। किस तरह से आपने स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, सबसे पहले आप क्या करोगे, ओपन द वेबसाइट। ठीक है, आपने एक पार्ट यहाँ पे एक पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ आप मूव हो गए। जब आपने वेबसाइट को ओपन किया उसके बाद आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप डेट चूज करोगे, फिर उसके बाद आप पेमेंट करोगे, उसके बाद जो है वो आपके पास टिकट रिसीव हो जाएगी। तो इस तरह से करके आप इन सब स्टेप्स को वन बाय वन इजीली फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज कैन बी रीयूज फॉर सिमिलर प्रॉब्लम्स। अब इसका क्या मतलब है कि जब एक दफा आप एल्गोरिथम क्रिएट कर लेते हो तो आप उसको बार बार जो है वो सिमिलर प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, बस इसमें ये होता है कि आपने इनपुट चेंज करनी होती है, बाकी जो जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एल्गोरिथम डिजाइन किया है जो कि क्या करे, टू नंबर्स को ऐड कर रहा है। तो अब आप वहां पे क्या करोगे, पहले आपने इनपुट एंटर की 5 और 8, उसने उसको ऐड कर दिया, फिर आपने चेंज कर दिया, आपका प्रॉब्लम चेंज हो गया कि अब आपने किसी और नंबर्स को ऐड करना है, लाइक 20 और 15 को आप इजीली उसको भी ऐड कर लोगे। मतलब जितने भी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं उन सब के ऊपर जो है वो एल्गोरिथम यूज हो सकता है। नेक्स्ट वन इज गिव प्रिसाइज एंड एक्यूरेट फॉर रिजल्ट। मतलब जो एल्गोरिथम होता है वो फिक्स स्टेप्स को फॉलो कर रहा होता है, इस वजह से हमेशा वो करेक्ट और कंसिस्टेंट रिजल्ट, मतलब सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अब इसमें ये होता है कि अगर आपने इनपुट करेक्ट एंटर की है तो आपकी आउटपुट भी हमेशा करेक्ट आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कैलकुलेटर है जो कि क्या कर रहा है, टू नंबर्स को ऐड कर रहा है, तो हमेशा वो सेम रिजल्ट देगा। नेक्स्ट वन इज फॉर्म द बेस ऑफ प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो एल्गोरिथम के थ्रू बिल्ड होते हैं। इसलिए प्रोग्रामर क्या करते हैं, सबसे पहले एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम कोड में उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे जितनी भी एप्स हैं, लाइक व्हाट्सएप हो गया, गूगल मैप हो गया, यूट्यूब हो गया, इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग, अब ये सब क्या करते हैं, एल्गोरिथम को यूज करते हैं और टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती हैं कि एल्गोरिथम्स को किन किन एरिया, किन किन फील्ड में यूज किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट वन है, एल्गोरिथम आर यूज इन मेनी रियल लाइफ एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। मतलब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एल्गोरिथम किस तरह से यूज हो रहा है सॉर्टिंग में और सर्चिंग में। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना। हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं, 8, 9, 7, 5। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, 5, 7, 8, 9। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करेंगे। या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लेटर्स हैं D, B, C, A। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर में अरेंज करेंगे, A, B, C, D। तो इस पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं। डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं जैसे कि क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट। नेक्स्ट वन इज सर्चिंग सॉर्ट। सर्चिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम में क्या होता है कि आपने कोई भी नंबर फाइंड आउट करना है, कोई भी लेटर फाइंड आउट करना है या कोई भी स्पेसिफिक डाटा फाइंड आउट करना है, तो आप उसके लिए ये सर्चिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे होते हो। डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिथम है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है बाइनरी सर्च की। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर्स हैं 8, 9, 10, 12, 20, 21, 100। और अब आपने देखना है कि क्या इस लिस्ट के अंदर 12 नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आपने ये 12 नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सर्चिंग एल्गोरिथम यूज करोगे। अब जैसे कि यहाँ पे इसका यूज भी लिखा हुआ है, अरेंजिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, सर्चिंग नेम्स इन फोन बुक, सर्चिंग ऑन गूगल, इन सब पर्पस के लिए आप क्या करते हो, इन एल्गोरिथम को यूज कर लेते हो। नेक्स्ट वन इज ग्राफ एल्गोरिथम।
ग्राफ एल्गोरिथम किस पर्पस के लिए यूज होता है? पाथ्स के लिए, नेटवर्क के लिए, कनेक्शन के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ मूव करना है, तो अब आपको नहीं पता कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा, फास्टेस्ट रूट कौन सा होगा, सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। उसके लिए आप क्या करते हो? ग्राफ एल्गोरिथम को यूज कर लेते हो। इसमें एक मोस्ट कॉमन एल्गोरिथम आता है विच इज डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या करता है? डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम बेसिकली एक ग्राफ एल्गोरिथम होता है जो कि शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट कर रहा होता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है बिटवीन टू प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रैवल करना है फ्रॉम होम टू स्कूल, तो अब आपके पास जो है वो थ्री ऑप्शन है, मतलब आपके पास तीन रास्ते हैं अपने घर से स्कूल जाने के लिए। अब जो पहला रास्ता है वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, दूसरा रास्ता 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और जो आपके पास थर्ड पाथ है वो 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अब डायरेक्शनल एल्गोरिथम का यहाँ पे क्या काम होगा? वो हर रूट को कंपेयर करेगा और देखेगा कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है। जैसे कि इस केस में जो 7 किलोमीटर रूट बी है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, तो आपको वो क्या करेगा? सजेस्ट करेगा कि आप इस रूट को फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी सेव होगा और आपका फ्यूल भी सेव होगा। कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है? गूगल मैप्स में, जीपीएस नेविगेशन में और सोशल नेटवर्क में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? बेसिकली ये आपके डाटा को सिक्योर कर रहा होता है। इसमें बेसिकली टू मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज इंक्रिप्शन एंड द सेकंड वन इज डिक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल आपने अपना डाटा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? अपने डाटा को इनक्रिप्ट करते हो। इनक्रिप्ट का मतलब होता है कि आप अपने डाटा को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर रहे हो या जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हाइड कर रहे हो। जिससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई हैकर आपके डाटा को हैक कर ले, तो क्योंकि आपका डाटा सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हुआ होगा, तो हैकर के लिए बहुत मुश्किल होगा अंडरस्टैंड करना आपके डाटा को, जिसकी वजह से अगर वो चोरी कर भी लेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। डिक्रिप्शन में ये होता है कि जब आपका डाटा ट्रांसमिट हो जाता है, जिस पर्सन को आपने भेजा होता है उसके पास रिसीव हो जाता है, अब उसने वो डाटा देखना है, तो अब क्योंकि वो सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हुआ होता है, इनक्रिप्ट हुआ होता है, तो वो क्या करता है? उसको डिक्रिप्ट करता है, मतलब उसको अनलॉक करता है, उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है? ऑनलाइन बैंकिंग में, ई कॉमर्स में, व्हाट्सएप मैसेजेस सिक्योरिटी में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग भी एक एल्गोरिथम की टाइप है जो कि कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो डाटा के थ्रू लर्न करे। मतलब हम उसको डाटा प्रोवाइड करते हैं मशीन को, और उस डाटा से वो लर्न करता है और प्रिडिक्शंस कर रहा होता है और डिसीजंस ले रहा होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल में डिसीजन ट्री आ जाते हैं, न्यूरल नेटवर्क आ जाता है। डिसीजन ट्री में क्या होता है कि जो डिसीजन ट्री है वो डिसीजंस ले रहा होता है, किस तरह से कि आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस करता है, आप उन क्वेश्चंस के आंसर करते हो और उन आंसर की बेस पे डिसीजन लेते हैं। ये बिल्कुल फ्लो चार्ट की तरह वर्क कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिसाइड करना है कि क्या पर्सन वोट कर सकता है या नहीं, तो वो क्या करेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स है या आपकी एज जो है वो 18 ईयर्स से ज़्यादा है। तो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हाँ मेरी जो एज है वो 18 ईयर्स से ज़्यादा है, तो वो आपको जो है वो डिसाइड करके बताएगा कि ओके आप जो है वो वोट कर सकते हो, यू कैन वोट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि नहीं मेरी जो एज है वो 18 ईयर्स से लेस है, तो आपको कहेगा कि ठीक है आप वोट नहीं कर सकते। तो मतलब आप जो क्वेश्चंस के आंसर करो उनकी बेसिस पे आपको जो है वो डिसीजन उनकी बेसिस पे डिसीजन करेगा और उसकी उनकी बेसिस पे आपको आंसर्स प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क भी एक एल्गोरिथम है, एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड हुआ होता है। मतलब जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन काम करता है बिल्कुल वैसे ही न्यूरल नेटवर्क भी काम कर रहा होता है। अब ये क्या करते हैं कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हमने इसको दिया होता है उसमें से वो पैटर्न्स फाइंड आउट कर रहा होता है, उसमें से वो सिमिलैरिटीज फाइंड आउट कर रहा होता है, और उसकी उनकी बेसिस पे जो है वो प्रेडिक्शंस करता है, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फ़ोन है, वो सबसे पहले क्या करेगा? आपके फेस को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद आपकी स्क्रीन को अनलॉक करेगा। अब कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है? फेस रिकॉग्निशन में यूज़ किया जाता है। मतलब जो मशीन लर्निंग होती है वो क्या करता है? वो पर्सन फेस को रिकॉग्नाइज करता है, किस तरह से जो भी जितने भी उसके फेशियल फीचर्स होते हैं लाइक आईज वगैरह सब कुछ, उनको लर्न करता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? आपके स्मार्टफोन को अनलॉक करेगा। इसके अलावा स्पैम ईमेल डिटेक्शन। अब मशीन लर्निंग जो है वो लर्न कर लेती है कि कौन सी ईमेल स्पैम है, मतलब अनवांटेड ईमेल है या ऐसी ईमेल जिसमें कोई वायरस वगैरह होता है, और ऑटोमेटिकली उसको समझ आ जाती है कि अच्छा ये जो ईमेल है ये स्पैम है, और उनकी बेसिस पे वो क्या करता है? स्पैम फोल्डर में उसको सेंड करता है ताकि जो है वो आपको स्पैम ईमेल रिसीव ही ना हो और आपको स्पैम ईमेल नजर ही ना आए। इसके अलावा मेडिकल डायग्नोसिस, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं वो मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं, या जो मशीन लर्निंग है वो डॉक्टर की हेल्प करती है जितनी भी डिजीजेस वगैरह उनको डिटेक्ट करके
ठीक है। किस तरह से जो भी मेडिकल डाटा होता है या इमेजेस का डाटा होता है, ठीक है, वो हम लोग मशीन लर्निंग को प्रोवाइड करते हैं, और मशीन लर्निंग जो है उसको एनालाइज करते हुए डिजीजेस को प्रिडिक्ट कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मशीन लर्निंग है वो क्या करेगा, वो हमें कैंसर के बारे में बताएगा कि अच्छा ये जो है वो कैंसर के साइंस हैं, किस तरह से उसको समझ आएगी, क्योंकि हमने उसको जो है वो इमेजेस प्रोवाइड दिए होंगे, उसको हमने एक्सरे दिए होंगे, उसको हमने एमआरआई स्कैन का जो डाटा होगा वो हमने दिया होगा, उनकी बेसिस पे बताएगा कि अच्छा इस पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। इसके अलावा चैटबॉट में इसको यूज़ किया जाता है। चैटबॉट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो साइड पे आपको एक मैसेज बॉक्स नज़र आता है, उस मैसेज बॉक्स को हम लोग चैट बॉक्स बोलते हैं। अब उस वेबसाइट से रेलिवेंट जो भी आपका क्वेश्चन होता है, आप उस चैट बॉट के अंदर आप लिखते हो और ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स आपको आंसर रिसीव हो जाता है। अब उसके पीछे भी एआई को यूज़ किया जाता है या मशीन लर्निंग को यूज़ किया जाता है, जो कि आपके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हुए आपको आंसर कर रहा होता है। इसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इमेजेस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, उनको कंप्रेस कर रहे होते हैं, उनको एनालाइज कर रहे होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि जितनी भी इमेजेस होती हैं उनको क्लियर करता है, उनको शार्प करता है, मतलब जो जितना भी उसके अंदर ब्लर पार्ट होता है उसको रिमूव कर रहा होता है। कंप्रेस का मतलब ये होता है कि जो इमेज की फाइल साइज होता है उसको रिड्यूस करता है, ताकि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी इमेज अपलोड करनी है या किसी को ट्रांसफर करनी है तो ताकि वो फौरन से ट्रांसफर हो जाए। अगर अगर इमेज की जो साइज है वो बहुत लार्ज होगा तो काफ़ी टाइम लगेगा किसी को भी वो इमेज ट्रांसफर करने के लिए। इसके अलावा एनालाइज का मतलब ये होता है कि इमेज के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फेस है, कलर, टेक्स्ट सब कुछ है, उसको वो आइडेंटिफाई करता है, उसको डिटेक्ट करता है, और ये कंप्यूटर की हेल्प करता है कि कंप्यूटर देख सके कि पिक्चर के अंदर क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे अगर फ़ोन को अनलॉक करना है तो वहाँ पे यूज़ होता है, ताकि वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करते हुए आपके मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर दे। कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है इमेज प्रोसेसिंग को, मेडिकल इमेजेस में, एक्सरेज वगैरह में, एमआरआई स्कैन में यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर विजन जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होते हैं, ऑटोमेटिकली ड्राइव हो रही होती है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। सीसीटीवी कैमरास में यूज़ किया जाता है। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का मतलब होता है फोटोज़, इमेजेस वगैरह। वहाँ पे जितनी भी फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, उनका साइज़ लार्ज होता है, तो उसको कंप्रेस करने के लिए, मतलब उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि वो ईज़िली स्टोर हो सकें, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इनको ट्रांसफ़र करना है तो वो ईज़िली ट्रांसफ़र हो सके, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास 2.5 लॉजिकल रीज़निंग एंड बूलियन लॉजिक। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।